हेलो गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग सितंबर 4 को जो हमारा एग्ज़ाम्स हुआ था जेई मेंस का, उसका कुछ शिफ्ट 2 में जो हमारा एग्ज़ाम्स हुआ था उसका हमारे पास कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो हमारे सामने जो सबसे पहला सवाल है वो है जस्ट सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग ड्राइंग भी बनाते चलेंगे। सपोज ये हमारा लेक है। अब इस पॉइंट से 200 मीटर ऊपर कोई पॉइंट पी मैंने माना, एक क्लाउड है। सपोज यहाँ पर कोई एक क्लाउड है। इस क्लाउड का एलिवेशन जो है वो है 630 डिग्री, और इस क्लाउड का जो हमें यहाँ पर इमेज बनेगा उसका डिप्रेशन है 60 डिग्री। ये हमें दे रखा है, मतलब ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है और ये हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या करना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट। तो हमें, मैं इसे मान लेता हूँ ये पी क्यू है। सपोज दिस इज क्यू, दिस इज, इसको मैं सी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को सी मान लूंगा और इस पॉइंट को ई मान लूंगा और इसको डी मान लूंगा। ठीक है, चल, तो ये मैंने सब कुछ मान लिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट, मतलब पीसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, पीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो लेट्स प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस डिस्टेंस को, इस वाले डिस्टेंस को x बोल दूंगा और इस वाले डिस्टेंस को मैं थोड़ी देर के लिए y बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखो ऐसा करने पर क्या है कि मैं बारी बारी से इक्वेशंस लगाऊंगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में मैं tan 30 लिखूंगा। tan 30 कितना होता है, दैट इज 1/√3, और वो कितना हो जाएगा x/y। ठीक है, तो यहाँ से y कितना आ गया, दैट इज √3x। ये हमारा y का आ गया इक्वेशन। ठीक है, इसको रहने दो। अब देखो, अब मैं tan 60 लगाऊंगा नीचे वाले ट्रायंगल में। तो tan 60 अगर मैं लगाऊंगा तो उसको मैं क्या लिखूंगा, ED अपॉन PE लिखूंगा। ठीक है, अब ED का वैल्यू क्या होगा, देखो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है 200। तो अगर नीचे इमेज बन रहा है तो यहाँ नीचे भी तो कहीं ना कहीं 200 होगा, और ऊपर का x अगर नीचे बन रहा है, दो इमेज बन रहा है, तो ये भी x होगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा मिरर इमेज है, तो जितना ऊपर जैसे बनेगा वैसे ही नीचे भी बनना चाहिए। ठीक है, तो ED का वैल्यू कितना हो गया, दैट विल बी 400 प्लस x, और PE का वैल्यू कितना हो गया y। तो अब हम वैल्यूज को और बैठा देते हैं। tan 60 विल बी √3 इज इक्वल्स टू 400 प्लस x बाई वाई। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो √3y इज इक्वल्स टू 400 प्लस x। y का वैल्यू हम लोग इस वाले इक्वेशन से उठा के यहाँ पे डाल देंगे। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज √3x इज इक्वल टू 400 प्लस x। अब यहाँ से देखो 3x इज इक्वल टू 400 प्लस x, मतलब 2x इज इक्वल टू 400। सो x का वैल्यू हमारा यहाँ पर आ गया 200। ये हमने x का वैल्यू निकाला है। ठीक है, हमें बेसिकली x का वैल्यू नहीं चाहिए था, हमें PC का वैल्यू चाहिए। तो हम अब फिर से ऊपर वाले ट्रायंगल में sin 30 लगा देंगे। तो अगर हम इन ट्रायंगल PEC, अगर उस ट्रायंगल में हम sin 30 लगाएंगे तो sin 30 हम क्या लिखेंगे, CE अपॉन PC। ठीक है, तो sin 30 होता है क्या, 1/2। अब CE कितना है, CE मेरा x ही है। तुम अगर देखो तो CE का वैल्यू कितना है, यहाँ पर CE इज नथिंग बट x। तो x का वैल्यू हमने क्या निकाला, इट इज 200 डिवाइडेड बाय, अब ये 200 हमने निकाल लिया, तो PC, तो यहाँ से PC का वैल्यू कितना आ जाएगा, PC विल बी इक्वल्स टू 200 इंटू 2। तो यहाँ से PC का वैल्यू हो गया 400 मीटर, और ये हमारा आंसर हो गया। हमें यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, PC का वैल्यू ही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। PC का वैल्यू हमें पूछा था कि डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट, तो यही तो है हमारा PC का वैल्यू, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने दोनों ट्रायंगल्स का यूज करा और एक कॉन्सेप्ट का यूज किया कि मिरर इमेज में जितना ऊपर रहता है उतना ही नीचे भी रहता है। तो इसको मैंने यूज करके यहाँ पर दोनों ट्रायंगल से इक्वेशंस निकाले और उसको सॉल्व आउट कर लिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Okay, so the next question is, we will have to find the distance of a point 1 comma minus 2 comma minus 3 from plane x minus y plus z equals to 5 measured parallel to the line. ठीक है, सो सपोज यहाँ पर ये हमारा एक प्लेन है, सपोज दिस इज अ प्लेन, और ये प्लेन क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है दैट इज p 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 3। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है इस प्लेन से, किसका अलोंग मेजर कर रहे हैं, अगर हम इस लाइन के अलोंग मेजर कर रहे हैं, ये लाइन मान लो मेरा यही वाला लाइन है, ठीक है। अब इसके अलोंग अगर हम मेजर कर रहे हैं तो ऐसा कुछ होगा डिस्टेंस, सपोज दिस इज q, तो अभी हमें pq डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मेजरिंग अलोंग दिस लाइन, जो हमें लाइन दिया हुआ। ओके, तो लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो, हमें, मैं क्या करूंगा कि PQ का इक्वेशन लिखूंगा, PQ लाइन का मैं इक्वेशन लिखता हूं। तो PQ लाइन हमारा पास किससे कर रहा है, उससे, मतलब 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 3, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू जेड प्लस 3, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे यही जो इस लाइन का, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो 2, 3 और 6 हो गया इसका डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो PQ हो गया। अब इस पर हम कोई एक जनरल पॉइंट कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू लैम्डा करके। तो मैं मान लेता हूं कि वो जनरल पॉइंट ये Q है, इस Q को, तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2, 6 लैम्डा माइनस 3, ये हमारा जनरल पॉइंट्स हो गया। ओके, माइनस 6 है यहाँ पे, तो ये माइनस 6 लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब Q lies on plane, इस प्लेन पर लाई कर रहा है Q। ओके, तो ये Q पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो अगर हम इसे सेटिस्फाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इट विल बी 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस ऑफ 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस ऑफ माइनस 6 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अगर इसे यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जब तुम लोग इसे कर लोगे तो हमारा लैम्डा का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी -5/7 आ जाएगा। ये हमारा लैम्डा का वैल्यू आ गया। तो अगर हमारा लैम्डा का वैल्यू आ गया तो हम लोग इस Q वाले पॉइंट को निकाल देंगे आराम से। तो Q वाला पॉइंट अगर तुम लैम्डा का वैल्यू रख के निकालोगे तो वो आएगा -3/7, -29/7 और 9/7, ये आ गया Q। और P हमारा कौन सा पॉइंट था, P हमारा जो पॉइंट था वो था 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 3। बस हमें PQ डिस्टेंस ही तो फाइंड करना, तो अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। देखो PQ को मैं क्या लिखूंगा, रूट अंडर 1 प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 29/7 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 9/7 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा मेरा 100/49 प्लस ये हो जाएगा 225/49 और ये हो जाएगा 900/49, ठीक है। तो फर्दर अगर इसे तुम सिंप्लीफाई करो तो ये बहुत ही आसान है, 1225/49 मतलब ऊपर में 35/7 मतलब 5 यूनिट डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, ठीक है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पर हमें डायरेक्ट इसका पॉइंट इस प्लेन से डिस्टेंस डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि हाँ ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा तो वो फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल लेंगे, नहीं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमें डिस्टेंस पूछा है लेकिन दूसरे लाइन के पैरेलल। तो मैंने क्या किया, मैंने PQ लाइन को पहले लिखा, फिर उसके बाद उस पर जनरल पॉइंट मान के Q पॉइंट हमने निकाल लिया। Q पॉइंट का कंडीशन क्या था कि वो प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है,
इसका इतना करने के बाद हमने 2 पॉइंट्स मिल गया और हमने डिस्टेंस फार्मूला से इसका आंसर निकाल लिया, दैट इज 5 यूनिट। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। सो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर द क्वेश्चन इज इफ 2 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा, और ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमें a प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो लेट्स प्रोसीड। मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा। ठीक है, अब इसको आगे करो, 4 को कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में मैंने 4 को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो अगर ये चीज हमें पता है तो 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -3 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पर जो चीज निकालना वो a प्लस बी ओमेगा के टर्म में है, तो मैं क्या करूंगा कि इस ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 ऐसे रहने दो, इसको क्या लिखूंगा, -1 माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ ना, इसको उधर ले जा करके, ये जो फॉर्मूला है इसके हेल्प से। तो यहाँ से क्या आ गया, 3 प्लस 3 ओमेगा, मतलब a का वैल्यू इस, अगर मैं इसको कंपेयर करूं a प्लस बी ओमेगा से, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया 3 और b का वैल्यू कितना हो गया 3। हमें a प्लस b का वैल्यू पता करना था, दैट इज 3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 6, और ये हमारा आंसर हो गया 6। तो बेसिकली ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जहां पर हमें सिर्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टीज लगाना था और हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the next question is there are 6 MCQs in a paper। एक क्वेश्चन पेपर में 6 MCQs है, each having 4 options, जहां पर 4 ऑप्शंस हैं, एक करेक्ट है। तो कितने तरीके से एक पर्सन 4 ऑप्शंस को एग्जैक्टली 4 क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकता है। ठीक है, कैन सॉल्व एग्जैक्टली 4 क्वेश्चंस करेक्टली इफ ही अटेम्प्ट्स ऑल द 6 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि करेक्ट करने के कितने तरीके हैं, एक तरीके, और रॉन्ग करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके। ठीक है, तो अगर तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, कितना वेज है, या रिक्वायर्ड वेज अगर मैं बात करूं कि रिक्वायर्ड वेज हमारा क्या होगा, तो देखो टोटल 6 क्वेश्चंस है और उसमें से 4 करेक्ट करना है, तो 6C4, और करेक्ट करना है 4, तो 1 करेक्ट का पावर 4 और रॉन्ग का पावर 2। 4 क्वेश्चंस हमें करेक्ट करने थे, तो 4 क्वेश्चंस कितने तरीके से करेक्ट हो सकता है, एक तरीके से, तो 1 का पावर 4 हो गया। और रॉन्ग करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं रॉन्ग करने के, सॉरी मैंने 4 लिख दिया था। बेसिकली अगर एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो एक करेक्ट तरीका होगा और 3 रॉन्ग वेज होंगे, तो 3 स्क्वायर। तो यहां से अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 135। तो बेसिकली क्वेश्चंस को तुम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कंसीडर कर सकते हो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास वहां पर प्रोबेबिलिटीज होते हैं, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ वेज है। ठीक है, बस इतना सा बात है, और वैसा कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस था ये। अगेन प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर हमें 3 चीजें दी हुई हैं, ये वाला और ये वाला, ये तीनों हमारा जीपी में है, तो हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx को कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है 1, तो मैं क्या करूंगा 0 से 1 n, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है तो इट कैन बी रिटन एज x। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा n इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 से 0, तो यहां से कितना आ गया, यहां से ये आ जाएगा n/2, मतलब इसकी वैल्यू n/2 आ गई। जब भी फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना रहता है तो जहां 0 से n तक है तो मैं उसे 1 1 के टर्म्स में डिवाइड कर देता हूं, तो टोटल n इंटरवल्स बनेंगे
और 0 से 1 में x रख देता हूं, बस वहां से ये हमारा आ जाता है। अब हमें दूसरा क्या करना है, 0 से n इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को और आसानी से कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। अब इसको ऐसे लिखने के बाद मैं इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दूंगा 0 से n x में माइनस 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में, ऐसे करके। तो इस सेकंड वाले पार्ट की तो वैल्यू हमने अभी निकाली ही है, हमें फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से n तक, माइनस सेकंड पार्ट का तो अभी हमने ऊपर वैल्यू निकाला, दैट इज n बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा n स्क्वायर बाई 2 माइनस n बाई 2। अब देखो क्या क्या चीज था, अब पहला का आंसर आया n बाई 2, दूसरा का आया n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और तीसरा मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 10 इंटू एन स्क्वायर माइनस n, 10 इंटू एन स्क्वायर माइनस n। ये तीनों नंबर्स किस में है, ये तीनों नंबर्स एक जीपी में है। ठीक है, तो अगर ये तीनों नंबर्स एक जीपी में है तो हमारा अगर ए बी सी तीन नंबर्स जीपी में होते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है ना, तो मैं उसी को अप्लाई करता हूं। मतलब मिडिल वाले नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला वाला नंबर इंटू लास्ट वाला नंबर। तो यहां से ये वाला पार्ट इधर से कट जाएगा। अब यहां से देखो हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं n को कॉमन ले लूंगा तो n स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 5n इंटू n स्क्वायर माइनस n ही रहने दो, चलो ठीक है। फर्दर इसे थोड़ा सा और सॉल्व करो, देखो इधर तो n स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4 है, इधर एक काम करो अंदर से n को और कॉमन ले लो तो बाहर वाला टोटल n स्क्वायर बन जाएगा, n माइनस 1 बन जाएगा। n स्क्वायर से n स्क्वायर काट दो, बट ऐसे काटते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि n का वैल्यू 0 हो जाता है, बट n का वैल्यू हम यहाँ पर 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से भी n माइनस 1 को n माइनस 1 से एक बार में काटेंगे तो हम ये लिखना पड़ेगा कि n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो n का वैल्यू 1 आ रहा है सर, बट क्वेश्चन में n का वैल्यू 1 नहीं लेना है, n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर n का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली हम इसको ऐसे काट सकते हैं, जब भी कटता है सिमिलर टर्म्स LHS और RHS में तो दैट टर्म विल बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से n का वैल्यू 1 हो गया, लेकिन n का वैल्यू 1 हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते बिकॉज क्वेश्चन में n विल बी ग्रेटर देन 1 दिया हुआ, तो मेरे पास बस क्या बच गया, n माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो गया n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20, तो n का वैल्यू कितना हो गया 21, तो ये हमारा आंसर हो गया। सो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जहां पर इंटीग्रेशन और जीपी का बहुत ही अच्छा मिक्सचर था। हमें पहले फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना था, तो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, तो मैंने 0 से n वाले इंटरवल को हमने n पीरियड्स में बांट दिया, तो n इंटू 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट तो x ही रहेगा। ठीक है, वो चीज हमने कर दिया। उसके बाद हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करना था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख करके उसे पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर दिया। फिर ये तीन टर्म्स हमें मिले जो कि जीपी में थे, उसके बाद हमने जीपी की प्रॉपर्टी लगा दी। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि n का वैल्यू 1 हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n का वैल्यू 1 नहीं लेंगे बिकॉज n शुड बी ग्रेटर देन 0, तो n का वैल्यू 21 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस अभी आजकल जेई में आ रहे हैं, मतलब बहुत से चैप्टर्स को मिला करके एक दो क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।